स्वागत है आप सबका जियो फॉर यूपीएससी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे हाल ही में यूपीएससी के द्वारा आयोजित एनडीए सेकेंड एग्ज़ाम के जीके क्वेश्चन की। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा आकार में सबसे बड़ा हो, तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। बुध जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है दिए गए में से। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था स्थान को उसकी विशेषता के साथ मिलाना था। तो हम जानते हैं कि मुंबई जो है वो भारत का सबसे बड़ा पत्तन है, अर्थात एक का हो जाएगा 2। उसके बाद चेन्नई जो है पूर्वी तट का प्राचीन बंदरगाह है। कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो और विशाखापत्तनम को जो हो भूमध्य बंदरगाह हो जाएगा, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, ए का 2, सी का 4 और डी को 1। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था भारत में कौन सी ग्रेटर झील है, तो इसका आंसर होगा लोनार झील। लोनार झील भारत के महाराष्ट्र में है और यह एक ग्रेटर झील है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो है कि किसी मरुस्थल में अल्पकालिक झील का सूक्ष्म कणीय संस्तर किस नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है प्लाया। इसको हम लोग बोलते हैं प्लाया। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौम जल यानी ग्राउंड वाटर के वितरण को प्रभावित नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास है वर्षण की मात्रा, बाष्पीकरण की दर, भौम जल प्रणाली में जल के अंतःस्पंदन के लिए भू सतह की क्षमता, समुद्र से दूरी। तो इसका सही आंसर होगा समुद्र से दूरी। उसके बाद था कि भारत संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम जो था 1974 में, उसका संबंध किस राज्य से था, तो यह आंसर हो जाएगा सिक्किम। यह सिक्किम से था। और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो कि 1975 में आया था, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निर्वाचन प्रणाली का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली ही हमारे यहाँ दोस्तों चलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायेतर अधिकार है, तो इसके ऑप्शन हैं पर्याप्त आजीविका का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अभियुक्त का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर होगा अभियुक्त का अधिकार। ये जो है न्यायेतर अधिकार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि कौन सा रिट नहीं है, तो परमादेश ये है, बंदी प्रत्यक्षीकरण भी है, उत्प्रेषण भी है, पृथक्करणीयता अर्थात सेपरेबिलिटी ये नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है, तो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार भी मूल अधिकार है, उपाधियों से विभूषित होने का अधिकार ये मूल अधिकार नहीं है, और अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार ये मूल अधिकार है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का पराकाष्ठ नहीं है, तो इसका ऑप्शन है राजनीति में अच्छे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, नागरिकों के अधिकारों का एक समुच्च गारंटी देना, सरकार के विभिन्न अंगों की शक्ति को परिभाषित करना, न्यायपूर्ण समाज के लिए स्थितियाँ सृजित करना। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा कि संविधान ये नहीं कह सकता कि राजनीति में सिर्फ अच्छे लोग ही आए, अर्थात ए। उसके बाद है जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन है बायोडाइवर्सिटी शब्द का निर्माण वाल्टर जी रोजन ने 1986 में किया था, ये सही है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द का निर्माण नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था, ये भी सही है। ऐसे क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाते हैं जहाँ बहुत अधिक जैव विविधता होती है, ये भी सही है। फिर है कि विश्व में जैव विविधता के 100 से अधिक संवेदनशील स्थलों की पहचान की गई है, ये गलत है, क्योंकि विश्व में अभी जैव विविधता के सिर्फ 36 से 40 स्थलों की ही पहचान की गई है, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन है पहले देख लेते हैं, लघु तरंग सौर विकिरण, परावर्तित सौर विकिरण, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण। तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण।
क्योंकि जब सनलाइट अर्थ पे स्ट्राइक करती है तो फिर जब ये वापस जाती है तो उसे हम कहते हैं दीर्घ तरंग, और उसी से पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। अगला क्वेश्चन था कि भूपृष्ठ से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए सही क्रम में सजाना था वायुमंडल के संशस्त्र को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्यमंडल है, और फिर वायुमंडल अर्थात बी। अगला क्वेश्चन था दोस्तों विच वन ऑफ, ये तो हो चुका है। अगला हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा रक्षक कारक नहीं है। तो मृदा रक्षक का कारण ऑप्शन देख लेते हैं। जनक सामग्री है, स्थलाकृति भी है, जलवायु भी होता है, मानव का वास स्थान ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है स्थल मंडल को कौन सा स्रोतों से वर्णित करता है। तो ऊपरी और निम्न मेंटल ये नहीं होगा। प्रॉपर्टी और क्रोड ये भी नहीं होगा। प्रॉपर्टी और ऊपरी मेंटल ये जो है हमको स्थल मंडल को डिफाइन करता है, क्योंकि सबसे पहले हमको पता है कि अर्थ में कोर होता है, और कोर के बाद जो होता है हमारा ऊपरी मेंटल होता है, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारे स्थल मंडल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस अगला क्वेश्चन था कि ग्रीनविच मध्य टाइम से कौन से देश का समय अंतर अधिकतम है। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। चूँकि भारत जो अपने भौगोलिक क्षेत्र के बीच से चुना है, इसलिए भारत से आगे यहाँ पे ऑप्शन में सोचने वाली बात है नेपाल और भूटान है। क्योंकि श्रीलंका भी भारत के पैरेलल है, तो भूटान जो है वो भारत के जीएमटी टाइम्स मानक देशांतर रेखा जो है उससे कहीं वो भौगोलिक रूप से आगे है, अर्थात इसका आंसर भूटान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछता है कि कौन सी भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। तो यह मूल नियमों का एक समुच्चय प्रदान करता है, ये सही है। यह सरकार की शक्ति को भी निर्दिष्ट करता है, ये भी सही है। यह देश की सर्वोच्च विधि है, ये भी सही है। यह न्यायपालिका की सर्वोच्चता को भी निर्दिष्ट करता है, ये भी सही है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा कि यह देश की सर्वोच्च विधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। यह ऐसा प्राथमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवतरित करे। वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित क्वालिफाइड होगा। वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधी विषयों में सलाह देगा। तो इसका सही आंसर होगा कि उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। ये गलत है, वो किसी भी न्यायालय में पेश हो सकता है। अगला क्वेश्चन था कि किसने राज्य की नीति के निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर ने ऐसा कहा था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो है कि भारतीय परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1961 के बारे में बताना है। तो पहला इसमें ऑप्शन है, इसने कानून के बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया, ये सही है। गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत नहीं था, ये गलत है। अर्थात केवल एक ही कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। अगला क्वेश्चन है तत्वबोधिनी पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसने बंगला भाषा में प्राचीन भारत के व्यवस्थित अध्ययन को प्रोत्साहित किया। इसने संस्कृत स्रोतों के माध्यम से प्राचीन भारत के व्यवस्थित अध्ययन को प्रोत्साहित किया, या फारसी स्रोतों के माध्यम से प्राचीन भारत के व्यवस्थित अध्ययन को प्रोत्साहित किया। इसने पश्चिमी स्रोतों के माध्यम से प्राचीन भारत के व्यवस्थित अध्ययन को प्रोत्साहित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसने बंगला भाषा में प्राचीन भारत के व्यवस्थित अध्ययन को प्रोत्साहित किया। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासकों ने संथालों को बसाने के लिए एक बड़े भूभाग पर दामिनी ई को के रूप में सीमांकन कब किया था। तो ये किया था 1832 में। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा मणिपुर से यह नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि फसल और उत्पाद का मिलान करना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो रागी दोस्तों खाद्य फसल है, सही है। नकदी फसल में पटसन आता है, सही है। रोपण फसल में नारियल आता है, ये भी सही है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सी। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित नहीं है। झरिया झारखंड में है, रामगढ़ भी झारखंड में है, देवगढ़ भी झारखंड में है। उमरिया जो है ये मध्य प्रदेश में है।
एमपी। उमरिया कोलफील्ड जो है एमपी में है, अर्थात यह नहीं सही है। अगला क्वेश्चन था कौन सा अक्षांश का सबसे लंबा समानांतर है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा, क्योंकि जब हम पृथ्वी के मैप में देखें, पृथ्वी का शेप देखते हैं तो इसका जो बीच वाला शेप है ये पल्स्ड है, यानी उभरा हुआ है, और यहाँ जो पैरेलल चारों ओर खींचेंगे यही सबसे बड़ा पैरेलल होगा जो कि 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा है। अगला क्वेश्चन था गुरुत्वाकर्षण बलों के प्रभाव के कारण महासागरीय जल में होने वाले आवधिक उतार चढ़ाव क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं ज्वारभाटा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि 1881 में पारित इंडियन फैक्ट्री एक्ट के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है यह अधिनियम मुख्य रूप से बाल मजदूर की समस्या से संबंधित है, ये सही है। इस अधिनियम में अभिकथित है कि 7 से 12 वर्ष की आयु के बालक प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे, यह भी सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों ये सही है। अगला क्वेश्चन था महात्मा गांधी के अस्पृश्यता विरोधी अभियान के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इस प्रयोजन के लिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई, यह सही था। यह अभियान अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए था, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में अस्पृश्यता के लिए कोई समर्थन नहीं था, अर्थात दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन था कि परमहंस मंडली के संस्थापक निम्नलिखित में से किसमें विश्वास करते थे, जाति के आधार पर सामाजिक दूरी, जाति प्रथा का महिमामंडन, विधवा पुनर्विवाह का निषेध, एक ईश्वर को मानने में तथा जाति नियमों को तोड़ने में, तो इसका आंसर होगा टी, और इसकी स्थापना हुई थी 1849 में। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान जारी किए गए इश्तेहारों के बारे में क्या था, तो इसमें भारत में मुस्लिम शासन को महिमामंडित किया गया था, ये गलत है। इसमें मुगल साम्राज्य के अधीन विभिन्न समुदाय के सहअस्तित्व को महिमामंडित किया गया था, यह सही है। इनमें इस्लाम के संदेश को महिमामंडित किया गया था, ये गलत है। इसमें क्वीन विक्टोरिया को महिमामंडित किया गया था, ये भी गलत है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा मुगल साम्राज्य के अधीन विभिन्न समुदाय के सहअस्तित्व। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान फ्लाइंग शटल लूम का डिजाइन किया था, तो जॉन के ने किया था, ये सीधे सीधे एनसीईआरटी से है। अगला क्वेश्चन था कि बांधों को सम्मिलित करना है राज्य से, तो हीराकुंड बांध दोस्तों उड़ीसा में है, कोसी बिहार में है, पंचेत झारखंड में है, और उकाई गुजरात में है, अर्थात डी का 1, सी का 2, बी का 4 और ए का 3, अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कौन सी विशेषता नदी के अपर्दन और निक्षेपण कार्य का परिणाम है, जल करती का, ये सिर्फ अपर्दन से होती है। चाप झील, इसमें अपर्दन और निक्षेपण दोनों भाग लेते हैं। तटबंध, इसमें सिर्फ निक्षेपण भाग लेते हैं। छिपरीगा, इसमें सिर्फ अपर्दन भाग लेते हैं, अर्थात चाप झील। जो गोखूर झील होता है जो नदियाँ बनाती है उसमें दोनों का योगदान होता है। अगला क्वेश्चन था कौन सी भारत में कृषि की विशेषता नहीं है, निर्वाह कृषि, कृषि पर जनसंख्या का दबाव, मानसून पर निर्भरता, नकदी फसलों की प्रधानता, तो इसका आंसर होगा नकदी फसलों की प्रधानता, क्योंकि भारत में ज़्यादातर नकदी फसल नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन था कौन सा राष्ट्रीय पशुधन मिशन का विनिर्दिष्ट उप मिशन नहीं है, पशुधन विकास ये है। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सुअर विकास, चारा और आहार विकास, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विस्तार, तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सुअर विकास ये नहीं है। अगला क्वेश्चन था कि पुस्तक ए डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी किसने लिखा, तो मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो और एडम स्मिथ, तो इसका सही आंसर है दोस्तों रूसो ने ये लिखा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर मूल अधिकारों और आर्थिक नीति के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कांची अधिवेशन में अंगीकार किए गए संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो अम्बालाल साराभाई ने इसका विरोध किया था। इसके 20 में नागरिक स्वतंत्रता और वैश्विक मताधिकार की मांगें शामिल थी, तो इसका ऑप्शन होगा केवल 2। अगला क्वेश्चन था कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसने कानूनों के कोडीकरण का प्रयास किया, ये सही है। या न्यायालयों की एक समान प्रणाली का विरोधी था, ये गलत है, अर्थात केवल ए। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक का विजेता रहे डिंकू सिंह, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई, किसके संबंधित थे, तो ये थे मुक्केबाजी से संबंधित।
अगला क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है जिसे आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल के उद्घाटन अवसर में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर होगा दिलीप वेंगेशकर। अगला क्वेश्चन था, कौन सा राष्ट्र G7 का स्थायी सदस्य नहीं है? तो यानी भारत तो नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा भारत। किसने ऑपरेशन ओलिविया प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए है। तो यह भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है 1980 के दशक से। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल फाइनल का विजेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने जीता था फ्रेंच ओपन। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीन स्पेन जो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त होने वाली पहली महिला है, किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, पोलैंड, कोस्टारिका और मैक्सिको में से कोस्टारिका की ये है। कोस्टारिका की ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी है। अगला क्वेश्चन है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव निम्नलिखित में से किस देश की विदेश नीतिगत पहल है? यह है चीन की। अगला क्वेश्चन था, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम है? घर पर योग और परिवार के साथ योग, पर्यावरण के लिए योग, कल्याण के लिए योग, शांति के लिए योग। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्याण के लिए योग। केनेट कोंडा जिनकी हाल ही में 57 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो जाम्बिया अफ्रीका महादेश का एक देश है। अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ नौसैनिक बल अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित हुआ था अदन की खाड़ी में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो यह होता है 10। फिर है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका यूज होता है? तो इसमें होता है सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का। फिर है, सल्फेट क्रिस्टल में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 7। तो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि आगे साइंस का क्वेश्चन है और हमने आपको सिर्फ जीके की बात कही थी जिसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री के सब्जेक्ट शामिल हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए।